नमस्कार। आज हम सोहनलाल द्विवेदी जी की एक बहुत ही प्यारी कविता मातृभूमि को समझने वाले हैं। ये कविता हमारे प्यारे देश के गौरव और उसकी सुंदरता के बारे में है। एजुरेव में आपका स्वागत है। तो चलिए इस खूबसूरत कविता की दुनिया में एक साथ सफर शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम शुरू करें, चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। जब भी हम अपनी मातृभूमि, अपने देश भारत के बारे में सोचते हैं तो कैसा महसूस होता है? एक गर्व की भावना, एक प्यार, है ना? बस यही भावना इस कविता का दिल है। तो जैसा कि हमने जाना, ये कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। इसमें उन्होंने भारत की महानता को शब्दों में पिरोया है, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से लेके यहाँ जन्मे महान लोगों तक। तो चलिए देखते हैं कि कवि ने अपनी मातृभूमि का वर्णन कैसे किया है। कविता की शुरुआत होती है भारत के प्राकृतिक गौरव यानी कि उसकी नेचुरल ब्यूटी के जिक्र से। कवि सबसे पहले हमारे देश के विशाल पहाड़ों और पवित्र नदियों की बात करते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उत्तर में जो हिमालय पर्वत खड़ा है वो इतना ऊंचा है मानो जैसे आसमान को चूम रहा हो, और उसके ठीक नीचे दक्षिण में उसके पैरों के पास विशाल समुद्र हमेशा झूमता रहता है, लहराता रहता है। जरा कल्पना करके देखिए, कितना शानदार दृश्य होगा, है ना? चलिए इन शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। नित का मतलब होता है हमेशा या रोज, और सिंधु, यहां सिंधु का मतलब है समुद्र या सागर। तो इसका मतलब हुआ कि समुद्र हमेशा हिमालय के चरणों में झूमता रहता है। अब आगे देखते हैं कि कवि नदियों की सुंदरता के बारे में क्या कहते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। त्रिवेणी का मतलब है 3 नदियों का संगम, और इनकी जो अनोखी सुंदरता है ना, वो हर कदम पर हर जगह बिखरी हुई है। और पता है, इन्हीं सब प्राकृतिक खजानों और सुंदरता की वजह से कवि हमारी मातृभूमि को स्वर्ण भूमि कहते हैं, यानी सोने जैसी कीमती जमीन। तो बड़े बड़े पहाड़ों और नदियों के बाद अब कवि प्रकृति के और भी छोटे छोटे लेकिन उतने ही सुंदर हिस्सों के बारे में बताते हैं, जैसे कि झरने, पक्षी और हवाएं। आप सोचिए, पहाड़ियों से कितने ही सुंदर झरने बह रहे हैं और झाड़ियों में चिड़ियां एकदम मस्ती में चहचहा रही हैं। कवि ने देखिए कैसे शब्दों से ही एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने खड़ी कर दी है। और यहाँ पर आम के घने घने बाग हैं, जिन्हें अमराइया कहते हैं, जहाँ कोयल अपनी मीठी आवाज में गाते हैं, और साथ ही मलय पवन बहती है, ऐसी हवा जो तन और मन दोनों को एकदम ताजगी से भर देती है। अच्छा, अब ये मलय पवन क्या है, चलिए समझते हैं। ये दक्षिण भारत के मलय पर्वत से आने वाली ठंडी और खुशबूदार हवा है। ऐसा माना जाता है कि ये चंदन के पेड़ों से होकर गुजरती है, इसलिए ये बहुत ही सुखद होती है। प्रकृति की सुंदरता के बाद अब कवि हमारी मातृभूमि की आध्यात्मिक पहचान के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। कवि इसे धर्मभूमि और कर्मभूमि दोनों कहते हैं। धर्मभूमि का मतलब है कि ये धर्म और न्याय की भूमि है, और कर्मभूमि का मतलब है कि ये वो जगह है जहां हम अपने कर्म करते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। कविता के आखिरी हिस्से में कवि उन महान आत्माओं को याद करते हैं जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया और इसे और भी महान बना दिया। ये वही पवित्र भूमि है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता ने जन्म लिया था। यहीं पर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर धुन छेड़ी और अर्जुन को गीता का वो पवित्र उपदेश दिया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। और इसी भूमि पर गौतम बुद्ध ने भी जन्म लिया था, जिन्होंने पूरी दुनिया को दया और ज्ञान का रास्ता दिखाया। सच में उन्होंने दुनिया को एक नई रोशनी दी। तो इस तरह कवि हमें याद दिलाते हैं कि हमारी ये भूमि कोई आम भूमि नहीं, ये तो श्री राम, सीता, श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि है। और आखिर में कवि कहते हैं कि ये हमारी युद्ध भूमि भी है और बुद्ध भूमि भी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ये भूमि धर्म की रक्षा के लिए हुए युद्धों की गवाह भी रही है, जैसे महाभारत, और साथ ही ये बुद्ध की शांति और दया की भी भूमि है। तो पूरी कविता का सार ये निकलता है कि हमारी मातृभूमि सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक सुंदरता, गहरी आध्यात्मिकता और महान वीरता का एक अद्भुत संगम है। चलिए इस अध्याय की मुख्य बातों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। हमने सीखा कि भारत ऊंचे हिमालय और पवित्र नदियों की भूमि है।
यहाँ की प्रकृति झरनों, पक्षियों और खुशबूदार हवाओं से भरपूर है। यह धर्म और कर्म की भूमि है और यह रामकृष्ण और बुद्ध जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि है। उम्मीद है कि ये कविता अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप ऐसे ही और चैप्टर्स, नोट्स और टेस्ट चाहते हैं तो एड्यूरैव ऐप डाउनलोड करें। ये प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध हैं। तो पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।